Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for Competitive Exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on daily news review. So, without wasting any time, let's see what is in the news. The first article is talking about the Gita Press Gorakhpur, जिसे मिला है गांधी पीस प्राइज फॉर 2021। पहली चीज़ आप याद रखेंगे 2021 का ये अवार्ड है जो यहाँ पर दिया गया है, नॉट 2023। मिला किसे है? ये मिला है गीता प्रेस गोरखपुर। जी हाँ, वही गीता प्रेस गोरखपुर जिसकी मैक्सिमम अगर आप कोई रिलीजियस बुक्स देखते होंगे तो सबसे ज़्यादा गीता प्रेस गोरखपुर की ही आपको देखने के लिए मिलती हैं। आज की डेट में इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट पब्लिशर ऑफ द रिलीजियस टेक्स्ट। चाहे आप भगवद गीता उठा के देख लीजिए, चाहे आप रामायण जी उठा के देख लीजिए, मैक्सिमम जो उपनिषद है या जितने भी रिलीजियस टेक्स्ट हैं वो आपको गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा ही छपे हुए दिखाई देंगे। अब ये जो अवार्ड है इसको लेने का डिसीजन लिया गया है बाय द जूरी, जिसको हेड किया है प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने। दैट मीन्स जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं वो किस जूरी को हेड करते हैं? जो गांधी पीस प्राइज देते हैं। गांधी पीस प्राइज़ के बारे में चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए, ये अवार्ड जो है इससे 1995 में स्टार्ट किया गया था ऑन दी 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नन अदर देन बट द फादर ऑफ इंडिया, महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी के नाम पर ही इस अवार्ड का नाम रखा गया है। यह एक एनुअल अवार्ड है, सालाना अवार्ड है जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। इट इज़ नोन एज द इंटरनेशनल गांधी पीस प्राइज, विच मीन्स ये किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को दिया जा सकता है, किसी भी इंस्टीट्यूट, इंडिविजुअल, ऐसे सभी लोग जिन्होंने गांधी जी के जो प्रिंसिपल हैं नॉन वायलेंस उसका यूज़ करते हुए इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल ग्रोथ या पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन करने का काम किया है, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। अवार्ड की अगर हम बात करें तो इसमें 1 करोड़ रुपए का अमाउंट, एक साइटेशन इन अ स्क्रॉल एंड अ प्लेक, ये यहाँ पर तीनों चीज़ें दी जाती हैं और साथ ही एक ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट या हैंडलूम आइटम यहाँ पर दिया जाता है। अगर यहाँ पर एक से ज़्यादा लोग इस अवार्ड को जीत रहे हैं या एक से ज़्यादा इंस्टीट्यूशन है, तब यहाँ पर क्या होता है, जो अमाउंट है उसको इक्वली डिवाइड कर दिया जाता है। सो दिस पर्टिकुलर अवार्ड इज़ ओपन फॉर ऑल, रिगार्डलेस उनकी नेशनैलिटी क्या है, कास्ट, क्रीड, कलर, जेंडर, रेस क्या है। सिलेक्शन कमेटी की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया, इसका जो जूरी होती है उसको हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर और दूसरे जो मेंबर्स होते हैं उसमें आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लीडर जो कि लीडर होंगे सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी के इन लोकसभा स्पीकर एंड द फाउंडर ऑफ सुलभ इंटरनेशनल इसका पार्ट बनते हैं। ओके, पहला अवार्ड किसे दिया गया था ये भी याद रखेंगे। 1995 में डॉक्टर जूलियस के नायरे जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट थे तंजानिया के, सबसे पहली बार उन्हें ये अवार्ड दिया गया था। देखिए, यहाँ से आपको प्रीलिम्स के लिए एमसीक्यू देखने के लिए मिल सकता है। किस तरीके से सवाल आएगा, लाइक विच ऑफ दीज क्राइटेरिया इज नॉट यूज्ड फॉर सिलेक्टिंग द गांधी पीस प्राइज विनर। पहला हो सकता है आपको ऑप्शन देखने मिले, कंट्रीब्यूशन टू द सोशल, इकोनॉमिक एंड द पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू द वायलेंस एंड द अदर गांधीयन मेथड, येस बिल्कुल सही है। कंट्रीब्यूशन टू द प्रमोशन ऑफ पीस एंड हार्मनी, बिल्कुल सही है। कंट्रीब्यूशन टू द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी, अगेन ट्रू। एंड द कंट्रीब्यूशन टू द एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर ह्यूमन वेलफेयर, अगर ये ऑप्शन आपको कहीं देखने मिलेगा तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला सेक्शन जो होगा वो आपके लिए गलत हो जाएगा। इसी के साथ आप एक और चीज़ याद रखेंगे कि 2020 और 2019 के अवार्ड भी आपको पता होने चाहिए। तो देखिए, 2020 का अवार्ड दिया गया था शेख मुजिबुर रहमान जो बांग्लादेश से हैं, और 2019 का अवार्ड जो है वो दिया गया था लेट सुल्तान ऑफ ओमान कुबूस बिन सैद अल सैद। ओके, तो ये दोनों लोगों के नाम आप यहाँ पर याद रखेंगे। शेख मुजिबुर रहमान बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश एंड ही वॉज ऑल्सो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश फ्रॉम 1971 until his assassination in 1975. He is popularly also known as the Banga Bandhu, the friend of Bengal by the people of Bangladesh. तो एक्सट्रीम इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज है वर्ल्ड सिकल सेल डे और हम बात कर रहे हैं सिकल सेल अवेयरनेस के बारे में।
चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं सिकल सेल आखिर होता क्या है। देखिए सिकल सेल एक डिसीज़ है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो एक सिकल सेल की बात कर रहे हैं तो कहाँ पर है ये डिसऑर्डर। ये एक इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है जो कि जेनेटिक होता है नेचर में। इट इज़ एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज़ और मेंडेलियन डिसऑर्डर। इस डिसीज़ में होता क्या है, जो रेड ब्लड सेल है ये यहाँ पर डिसऑर्ट हो जाते हैं और जो इनका शेप है वो यहाँ पर राउंड की जगह कुछ इस तरीके का हो जाता है सिकल, एंड दे आर नॉट हेल्दी डेवलपमेंट एंड द सेल्स डाई अर्ली and causing a shortage of healthy red blood cells, low red blood cells, and can block blood flow causing pain. It can also cause infections, pains, and fatigue. Patients suffering from the sickle cell and anemia can suffer from episode of pain known as vaso-occlusive crisis, which vary in intensity and can last for few days to so many weeks. जो पेन यहाँ पर ट्रिगर होता है बाय इलनेस, ओवर एक्टिविटी, स्ट्रेस या लैक ऑफ हाइड्रेशन at high altitude, recurrent episodes of the can also lead to the permanent damage to the organs like liver, lungs, kidney, brains and bones. कॉजेज़ की अगर हम बात करें तो इसका कॉज जो आपको देखने मिलेगा दैट इज़ द म्यूटेशन इन द हीमोग्लोबिन बीटा जीन found on the chromosome 11. This mutation result in the defective hemoglobin. कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करेंगे, सो आफ्टर गिविंग अप ऑक्सीजन दीज डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन HB molecules cluster together resulting in the formation of rod like structure, something like this, and the red blood cells become stiff and assume sickle cell, जिसका हमने यहाँ पर ये शेप देखा था। ट्रांसमिशन की बात करें तो इट इज़ यूजुअली ट्रांसफर्म फ्रॉम द पेरेंट्स टू द चाइल्ड ड्यूरिंग देयर बर्थ। बोथ पेरेंट्स कैन बी द कैरियर्स ऑफ द सिकल सेल डिसीज़। सिम्टम्स, जैसे ही बच्चा पैदा होगा आपको समझ में आ जाएगा अगर उनका सिकल सेल एनीमिया यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। कुछ मंथ बाद ही धीरे धीरे देखने मिलेंगे। एक्सट्रीम टायर्ड होंगे, फजीनेस होंगी, पेनफुल सॉलो हैंड्स, फीट या जॉइंटस आपको देखने के लिए मिल सकता है। इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, देखिए सिकल सेल क्योंकि ये जल्दी इनकी डेथ हो जाती है, प्रीमेच्योरली इनकी डेथ हो जाती है, इसकी वजह से जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो शरीर में कम बनते हैं विच कॉजेज़ एनीमिया, और इसी की वजह से इसे बोला जाता है सिकल सेल एनीमिया, राइट। चलिए ट्रीटमेंट की बात करें तो क्या इसकी कोई ट्रीटमेंट है? जी हाँ, ब्लड ट्रांसफ्यूशन जो कि यूजुअली सबसे ज़्यादा अडेप्टेबल मेथड है। दिस कैन हेल्प रिलीव द एनीमिया एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ पेन क्राइसिस। हाइड्रोजाउरिया, this is a medication that can help reduce the frequency of painful episodes and prevent some of the long-term complication of the disease. It can also be treated by bone marrow या stem cell transplantation। इसीलिए आज की डेट में आप देखेंगे बहुत सारे जो नए लोग हैं वो अपने जो जब बच्चा पैदा होता है तो उसके लिए भविष्य में किसी भी परेशानी से बचने के लिए अम्बिलिकल कॉर्ड को यहाँ पर प्रिजर्व कराया जाता है। सिकल सेल प्रेवेलेंस की अगर हम बात करें तो देखिए आज की डेट में जो रिसर्चर्स ने ऐसा फाउंड किया है, द अकरेंस ऑफ द ब्लड डिसऑर्डर डिसीज इज़ मोर प्रेवेलेंट इन ट्राइबल पॉपुलेशन कंपेयर टू नॉन ट्राइबल पॉपुलेशन, जो सबसे बड़ी चिंता का विषय है। साथ ही स्टडीज़ में ये भी पता चला है कि सिकल सेल एनीमिया एक वाइड स्प्रेड डिसीज़ है। ऐसी जगहों पर सबसे ज़्यादा आपको देखने मिलेगा जहाँ पर मलेरिया आज भी एंडेमिक की कैटेगरी में बना हुआ है। ड्यूरिंग द 1940s another relation between these diseases was found, according to which people having sickle red blood cells have more chances of surviving malaria। तो ये कुछ चीज़ें आप याद रखेंगे। इंडिया में ट्राइबल पॉपुलेशन आज की डेट में आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर सिकल सेल के केसेस से सरवाइव करती हुई आपको देखने के लिए मिलेगी। इंडिया सिकल सेल के केस में स्टैंड करता है सेकंड मोस्ट अफेक्टेड कंट्री। तो ये है सिकल सेल एनीमिया का एक डायग्राम आप देखेंगे। नॉर्मल सेल्स का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से होता है, दे आर राउंड इन शेप। वहीं नॉर्मल जो शेप है वो जैसा हमने देख लिया वो इस तरीका है। सिकल सेल की अगर हम बात करें तो ये जो सिकल सेल के रेड सेल्स होते हैं ये रिजिड हो जाते हैं, विस्कस हो जाते हैं, आसानी से इनकी डेथ हो जाती है और कुछ इस तरीके का शेप ये ले लेते हैं, राइट। देयर इज़ अनदर डायग्राम फॉर यू, आप ये भी देख लेंगे, इसको समझते हैं। चलिए ठीक है,
तो जो ग्रुप्स ऑफ डिसऑर्डर है जो कि कॉज करता है रेड ब्लड सेल्स को टू बिकम मिसहैपन एंड ब्रेक डाउन, दी सेल्स डाई अर्ली लीविंग अ शॉर्टेज ऑफ हेल्दी रेड ब्लड सेल्स एंड कैन ब्लॉक ब्लड फ्लो कॉजिंग पेन। दो टाइप्स आपको यहाँ पर देखने मिलेंगे, सिकल सेल एनीमिया एंड द सिकल सेल क्राइसिस। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, डायफंक्शनल रेड सेल्स हो जाते हैं ड्यू टू एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन। वहीं सिकल सेल क्राइसिस में ब्लॉकेज ऑफ ब्लड वेसल्स यहाँ पर देखने मिलता है, जिसकी वजह से सीवियर पेन या ऑर्गन डैमेज होने के चांसेस भी देखने को मिलते हैं। तो ये थे ये दो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। चलिए बात कर लेते हैं क्लाइमेट चेंज के बारे में। और जब भी हम क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करेंगे, हम एक इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करेंगे विच इज़ UNFCCC, जिसको बोला जाता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। यही इंस्टीट्यूशन है जिसकी वजह से आपको क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट चीज़ें देखने के लिए मिली थी। एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर 1994 में UNFCCC को यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया था। 1992 में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसे यूजुअली अर्थ समिट या रियो कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जाना जाता था, UNFC को यहीं पर साइन किया गया था। और इसी के एफर्ट्स हैं जिसकी वजह से क्योटो प्रोटोकॉल और आपको पेरिस एग्रीमेंट जैसी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। अगर हम इनके ओरिजिनल सेक्रेटरीट की बात करें तो इट वाज इन जेनेवा, लेकिन 1996 के बाद इसको शिफ्ट कर दिया गया है इन दी बॉन, जर्मनी। ठीक है, अब आप याद रखिएगा यहाँ पर क्या होता है, यूजुअली हमेशा सारी कंट्रीज़ मिलती हैं जिन्हें क्या बोला जाता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ मीटिंग। COP27 की अगर आप बात करोगे तो ये COP27 कंडक्ट हुई थी इजिप्ट में। अब इसी COP27 की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया था लॉस एंड डैमेज फंड। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, आप याद रखेंगे। ठीक है, क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, लॉस एंड डैमेज फंड की बात करते हैं तो ये वो फंड है जो फंड पहुंचाता है ऐसी वल्नरेबल कंट्रीज़ को जो कि किसी भी तरीके के क्लाइमेट चेंज या क्लाइमेट डिज़ास्टर की वजह से ज़्यादा वल्नरेबल हो जाती हैं। सो गवर्नमेंट एग्रीड टू इस्टेब्लिश अ ट्रांजिशनल कमेटी, जो यहाँ पर क्या करेगी, ये डेवलप करेगी एक तरीके का फंड जिसे हम लॉस एंड डैमेज फंड फैसिलिटी के नाम से भी जानते हैं। तो एक फाइनेंशियल फैसिलिटी होगी टू असिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज दैट आर पर्टिकुलरली vulnerable to the adverse effect of climate changes in response to economic and non-economic loss and damage associated with the adverse effect of climate change, including extreme weather events and slow onset events. Right, so loss and damage are often divided into economic loss and damage, including livelihood and property, and non-economic loss and damage, which includes the loss of life, losses to the biodiversity, कल्चरल हेरिटेज एट्सेट्रा। ओके, अब यहीं पर हम बात करने वाले हैं COP28 की। अब देखिए बात कर लेते हैं कंट्रोवर्सी और COP28 की। देखिए जैसे ही COP28 की बात करें, ये प्रपोज है UAE में होना 2023 में, और यहीं पर जो इसको प्रेसाइड करेंगे वो होंगे अल जाबिर, जिनका नाम आपको यहाँ पर स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा। और पूरा जो विवाद है वो यहीं पर है। क्यों, अल जाबिर की आप जब बात करेंगे तो ये आज की डेट में प्रेसिडेंसी कर रहे हैं ADNOC की, विच इज़ अबू धाबी नेशनल ऑयल कॉरपोरेशन। ठीक है, ये आप एक चीज़ याद रखेंगे, विच इज़ नथिंग बट द फॉसिल फ्यूल मेकिंग कंपनी। ओके, तो यहाँ पर आपको रिलेशन लगाना है, सिंस ये हेड है एडनॉक के, तो एक तरीके का हिपोक्रेसी यहाँ पर वर्ल्ड में एक मैसेज जा रहा है। क्योंकि जहाँ हम क्लीन एनर्जी की बात कर रहे हैं, जिसको हमने UAE ने लीडरशिप लिया है फॉर द क्लीन एनर्जी टारगेटिंग इन 2025, ट्रांसफॉर्म करना है अबू धाबी के नेशनल ऑयल कंपनी इनटू अबू धाबी क्लीन एनर्जी एंड द ग्रिड कंपनी बाय 2023। ऐसे में COP28 UAE में होना और सुल्तान अल जाबिर का एडनॉक का हेड होना कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सीज में क्रिएट कर रहा है। इसी के साथ एक और चीज़ आप याद रखेंगे जिसका आर्टिकल में जिक्र किया गया है, विच इज़ द क्लाइमेट वल्नरेबल फोरम। ठीक है, चलिए बात करते हैं। एक ग्रुप है ऑफ 58 वर्ल्ड्स मोस्ट क्लाइमेट वल्नरेबल कंट्रीज़ का, होस्ट करती हैं आज की डेट में 1.5 बिलियन ऑफ द वर्ल्ड पुअरेस्ट पीपल
वी नो ओनली टू वेल द अर्जेंसी ऑफ द क्लाइमेट चैलेंज। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्लाइमेट वल्नरेबल फोरम। चलिए इसको समझ लेते हैं, थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। देखिए, क्लाइमेट वल्नरेबल फोरम एक इंटरनेशनल कोऑपरेशन ग्रुप है ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज टैकलिंग ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। इसको फाउंड किया गया था बाय द मालदीव्स गवर्नमेंट बिफोर 2009 यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इन कोपेनहेगन, which sought to increase the awareness of the countries considered vulnerable. United Nations agency collaborated in implementing activities linked to the CVF with the UNDP and led organizations supporting the forum's work. The CVF was formed to increase the accountability of the industrialized nation for the consequence of the global changes. Afghanistan, Nepal, Bhutan are its member, whereas India is one of the observer states. Also, the forum addresses the negative effect of climate change as a result of heightened socio-economic and environmental vulnerability. So, CVF की अगर हम बात करें तो it was formed to increase the accountability, जैसा मैंने आपको बताया, of industrialized nations for the consequence of the global climate change. Also, it aims to exert additional pressure for action to tackle the challenge, which includes the local action by countries considered the susceptible countries. The forum serves as the South-South cooperation platform for the participating government to act together, deal with the global climate, and promote the carbon neutrality and low carbon concept. CVF की अगर हम बात करें तो कई बार ये चर्चा में रहता है। देखिए, पहले तो वल्नरेबल कंट्रीज़ कौन सी हैं इनको समझ लीजिए। अगर आप वर्ल्ड मैप को बहुत अच्छे से देख पाएंगे तो आपको अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, जो ये सब मिलकर यहाँ पर क्या कर रही हैं, अदर देन घना, रवांडा, तंजानिया, मेडागास्कर, केन्या, मालदीव्स, ईस्ट टाइमूर, फिलीपींस, किरिबाती, पैसिफिक आइलैंड्स, कोस्टा रिका, सेंटा लूसिया, बारबाडोस, ये सभी अगर आप देखेंगे तो वल्नरेबल कंट्री यूनाइट हैं क्लाइमेट चेंजेस को लेकर। लगभग 700 मिलियन से ज़्यादा लोग इन कंट्रीज़ में रह रहे हैं। और अगर आप इनका ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन में कंट्रीब्यूशन देखें तो विच इज़ ओनली इन फैक्ट लेस देन 2%। सो वहीं आप देखेंगे CVF यहाँ पर क्लाइमेट चेंज करने के लिए बहुत सारे काम करता है, जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट है V20 ग्रुप, जिसे वल्नरेबल 20 ग्रुप बोला जाता है। वल्नरेबल 20 ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ऑफ फाइनेंसेस ऑफ द क्लाइमेट वल्नरेबल फोरम एक डेडिकेटेड कोऑपरेशन इनिशिएटिव है ऑफ इकोनॉमिकली सिस्टमैटिकली वल्नरेबल टू द क्लाइमेट चेंज। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 8 अक्टूबर 2015 इन दी लीमा, पेरू, जो कि यहाँ पर क्या करता है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इसका जो मोबिलाइजेशन है ऑफ क्लाइमेट फाइनेंसेस को, उनको बहुत जल्दी मूव करवाना। ठीक है, ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो आप याद रखेंगे और इसी की वजह से जो COP28 है ये बन गया है कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी का विषय। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, जहां बात की जा रही है बिपरजॉय के बारे में। देखिए, यूजुअली अगर आप साइक्लोन की बात करेंगे तो साइक्लोन्स हमें जनरली भारत के इस पार्ट्स में ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं, विच मीन्स जो साइक्लोन का फॉर्मेशन है वो आपको बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा देखने मिलेगा कंपैरेटिव टू दी अरेबियन सी। अब ऐसा क्यों होता है पहले ये समझ लेते हैं, फिर एक जो नया ट्रेंड आ रहा है इंडियन साइक्लोन्स में उसे समझते हैं, जिसमें सबसे बड़ा रीज़न आपको देखने के लिए मिल जाता है दे हीट्स अप सो क्विकली। लो प्रेशर सिस्टम यहाँ पर बन जाता है जो कहाँ से बनकर आता है, विच ट्रेवल्स फ्रॉम दी साउथ चाइना सी। वहीं नॉर्मल कंडीशन वॉकर सेल की आपको देखने मिल जाती है जो यहाँ पर बनती है, और लो प्रेशर आपको बे ऑफ बंगाल में फॉर्म होता हुआ नज़र आता है। इसी के अलावा जितनी भी रिवर है उनका जो ड्रेनेज है वो भी आपको कहाँ पर देखने के लिए मिलता है, बे ऑफ बंगाल में देखने के लिए मिलता है। अलॉन्ग विद दैट अगर हम बात करें तो ये ज़्यादा प्रोन हो जाता है बे ऑफ बंगाल किसके मुकाबले में, अरेबियन सी के मुकाबले में, क्योंकि यहाँ पर लो वर्टिकल शेयर विंड्स भी होती हैं जो कि अपने साथ सफिशेंट मॉइस्चर लेके आती हैं। लेकिन आप देखते जा रहे होंगे लगातार अरेबियन सी में क्या होता जा रहा है, साइक्लोन का प्रेजेंस बढ़ता जा रहा है। जैसे आपको साइक्लोन क्यार और माहा याद होगा 2019 में, जो कि बहुत ही ज़्यादा सीवियर थे, वेस्टर्न कोस्ट्स में हमें देखने मिले थे। अब देखिए इसका कारण क्या है। पहला तो इंक्रीज्ड कार्बन एमिशन
की वजह से जो अरेबियन सी है ये यहाँ पर वार्म होती जा रही है, करेक्ट। दूसरा, एनक्लोज्ड नेचर है इस वाटर बॉडी का, विच इज़ प्रमोटिंग मोर एवेपोरेशन एंड द मोस्ट क्लाउड फॉर्मेशन। आप वहीं देखिए एनक्लोज्ड है और यहाँ पर ड्रेनेज ऑफ रिवर भी कम हो रहा है, विच मीन्स फ्रेश वाटर यहाँ पर कम आ रहा है। ओशन सैलिनिटी भी इंक्रीज हो रही है, टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है, विच रिजल्टेड इनटू मोर एवेपोरेशन एंड द क्लाउड फॉर्मेशन एक्टिविटीज़। एंथ्रोपोजेनिक इमिशन की अगर हम बात करें तो aerosols have increased sixfold since 1930, which leading to the weakening of the southwesterly lower level and easterly upper level winds that define the monsoonal circulation over the Arabian Sea. अब आप देखेंगे जो नंबर ऑफ साइक्लोन्स है जो यहाँ पर लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और मैंने आपको उसका कारण बताया। अरेबियन सी को अगर आप देखेंगे, लेट्स सी दिस चार्ट हेयर, आप देख पा रहे होंगे बे ऑफ बंगाल बेसिन और अरेबियन सी का जो टेम्परेचर है, जो 10 सालों का जो एक टेम्परेचर यहाँ पर दिखाया जा रहा है, उसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। वहीं बे ऑफ बंगाल का जो टेम्परेचर है वो गिरता जा रहा है, लेकिन अरेबियन सी का जो टेम्परेचर है ये कहीं ना कहीं इंक्रीज़ होता जा रहा है। और ये बात हम कर रहे हैं कंपैरिजन की, ठीक है। अगर हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर लो प्रेशर बेल्ट बन रहा है, इट डजेंट मीन कि यहाँ पर लो प्रेशर बेल्ट नहीं बन रहा है, विच मीन्स बे ऑफ बंगाल में कंपैरेटिवली हाई प्रेशर है इसके मुकाबले में। और आपको पता है जब विंड्स का मूवमेंट होता है तो इट ऑलवेज ट्रेवल्स फ्रॉम दी हाई प्रेशर टू दी लो प्रेशर, और जहाँ पर ज़्यादा लो प्रेशर होगा वहीं पर सारी विंड्स सर्कुलेट होंगी। थर्मल एक्सपांशन हो रहा है वाटर का, जिसकी वजह से पानी गर्म होगा, फैलेगा, इवेपोरेशन होंगे, मैक्सिमम क्लाउड फॉर्मेशन होंगे, और कम जगह होने की वजह से, एनक्लोजनेस होने की वजह से जो क्लाउड्स हैं, जो प्रेसिपिटेशन है वो आपको यहाँ ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे, थंडरस्टॉर्म ज़्यादा होंगे और साइक्लोन के फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल सकते हैं। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। इन मन की बात, प्राइम मिनिस्टर स्पीक्स ऑन इमरजेंसी इफेक्ट्स टू इरेडिकेट टीबी। बात यहाँ पर हमें करनी है टीबी के बारे में, और इसी के बाद अलावा हम बात करेंगे जो बहुत सारे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ताकि टीबी को कर्ब किया जा सके। सबसे पहले समझ लेते हैं टीबी के बारे में। टीबी जिसकी हम बात करते हैं तो ये ट्यूबरक्लोसिस के लिए स्टैंड करता है। इसको कॉज किया जाता है बाय द बैक्टीरियम कॉल्ड दी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जो कि माइकोबैक्टीरिया फैमिली से बिलोंग करता है। लगभग बहुत सारे इसमें अलग अलग मेंबर्स हैं जिसमें से ये एक पार्ट है। इसी के अलावा आप देखेंगे इन ह्यूमन टीबी इज़ मोस्ट कॉमनली अफेक्ट्स विच एरिया, पल्मोनरी एरिया, यानी हम बात कर रहे हैं लंग्स की, बट इट कैन ऑल्सो अफेक्ट द अदर ऑर्गन्स लाइक एक्स्ट्रा पल्मोनरी, जो टीबी इसे बोल दिया जाता है। टीबी की अगर हम बात करें तो देखिए एक तरीके से एंशियंट डिसीज़ मानी गई है, क्योंकि जो इसके एविडेंसेस हैं वो हमें इजिप्ट में मिले हैं लगभग 3000 साल पुराने, ठीक है। क्या टीबी ट्रीटेबल और क्यूरेबल है? येस, इट इज़ ट्रीटेबल एज वेल एज द क्यूरेबल। ट्रांसमिशन की बात करें तो ये स्प्रेड होती है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन थ्रू द एयर। व्हेन वन पीपल विद द लंग टीबी कफ स्नीजेस और स्पिट और दे प्रोपेल द टीबी जर्म्स इन टू द एयर, दे ट्रेवल्स। सिम्टम्स की बात करेंगे तो कॉमन सिम्टम्स आपको देखने मिलेंगे, कफ विद स्पिटम, साथ ही कई बार खून निकलता हुआ आपको दिखाई देगा, चेस्ट पेन, वीकनेस, वेट लॉस, फीवर एंड दी नाइट स्वेट। नाउ द क्वेश्चंस कम कि क्या किया जा रहा है, क्या कोई ऐसी वैक्सीन है जो इसके लिए कारगर है? येस, BCG वैक्सीन। BCG की बात करें तो इसे डेवलप किया गया था बाय द टू फ्रेंचमैन एल्बर्ट गैल्टमेंट एंड द कैमिलिया गुएरा, and by modifying a strain of Mycobacterium bovis, it was first used in humans in 1921. इंडिया में बात करें तो BCG का सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था 1948 में, एंड इट बिकेम्स लेटर ऑन इट बिकेम्स द पार्ट ऑफ द नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम, जिसको इंडिया ने शुरू किया था 1962। अब अगर हम आगे बात करें तो क्या एफर्ट्स लिए जा रहे हैं ग्लोबल लेवल पर देख लेते हैं। सबसे पहले तो WHO का एंड टीबी प्रोग्राम यहाँ चल रहा है, ठीक है। उसी के अलावा ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट भी WHO रिलीज़ करता है। इंडिया की बात करें तो नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान जो ट्यूबरक्लोसिस के एलिमिनेशन की बात करता है 2025 तक। इसी के अंदर
निक्षय इकोसिस्टम विच इज़ द नेशनल टीबी इंफॉर्मेशन सिस्टम, निक्षय पोषण योजना NPY को भी यहाँ पर लाया गया है। टीबी हारेगा देश जीतेगा कैंपेन भी हमारे द्वारा चलाई जा रही है। वहीं आज की डेट में VPM विच इज़ द वैक्सीन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड MIP which is the Mycobacterium indicus pranil have been developed and identified for the TB, और ये अपनी क्लिनिकल फेज ट्रायल में है, और अगर ये सक्सेसफुल हो जाते हैं तो इंडिया डेफिनेटली इनका आगे आने वाले समय में इस्तेमाल करेगा। इसके अलावा और क्या प्रोग्राम है जो आपको पता होना चाहिए? जैसा हमने देख लिया नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम्स विच इज़ दी NTEP, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर TB एलिमिनेशन, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज निक्षय पोषण योजना और न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोग्राम है TB पेशेंट्स के लिए। पेशेंट प्रोवाइडर सपोर्ट एजेंसी विच इज़ दी PPSA, ताकि जो प्राइवेट सेक्टर पेशेंट प्रोवाइडर सपोर्ट एजेंसीज हैं उनको यहाँ पर इंगेज किया जा सके। यूनिवर्सल ड्रग ससेप्टेबल टेस्टिंग, जिसमें हम 2 ड्रग्स का यहाँ पर टेस्टिंग भी कर रहे हैं, क्लिनिकल फेज 3 में है जैसा मैंने आपको बताया। आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री TB मुक्त भारत अभियान की बात यहाँ पर करेंगे। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर की जा रही हैं। सो ये थे आज के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन, कमेंट योर वैल्यूबल फीडबैक एंड ऑल्सो प्रेस द सब्सक्राइब बटन टू नेवर मिस एनी अपडेट्स. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you soon.